नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 5 वाटर, जल या पानी या जीवन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द वाटरी प्लानेट। पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो 70% एरिया है बच्चों वो वाटर बॉडीज ने कवर किया हुआ है। वाटर इज फाउंड इन वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, सागरों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झीलों, बेस, गल्फ, खाड़ियों। इनमें पानी जो है वो कलेक्टेड होता है यहाँ पर। द पार्ट ऑफ अर्थ कनेक्टिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और जो इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। 97% of the total amount of water present on the earth is trapped in oceans, seas and gulfs। यानी कि जो 97% है पानी वो ओशंस में, सीज में और गल्फ्स में इंक्लूड है। ओनली 3% फ्रेश वाटर है जो आपका फाउंड इन आइस शीट्स ऑफ पोलर रीजन और ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड लेक्स। जो आपका ग्लेशियर्स में, रिवर्स में और लेक्स में है। द वाटर इन द ओशंस इन सैलाइन, दैट इज it has salts dissolved in it and cannot be consumed directly। और इसमें जो है बच्चों आपका नमक मिला हुआ होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज वी रीड इन आवर previous chapters that water is added to the atmosphere in the form of water vapors from the water bodies on the earth and then it comes back on the earth surface in the form of rain। यानी कि पानी एक पूरी साइकिल को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये पानी इकट्ठा हुआ है और सूरज की किरणों से गर्म होगा, उसके बाद इसकी भाप बनकर के ऊपर जाएगी बच्चों और ये बादल के रूप में इकट्ठा होगा और फिर से बारिश कर देगा। तो यही पूरी साइकिल एक रेगुलर वे में यहाँ पर चलती रहती है। इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। इसको हम देखेंगे क्या है। वाटर फ्रॉम द सीज, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज etc evaporates from the earth and escapes into the atmosphere as water vapors which on condensation changes into water drops and reaches back on the earth after precipitation as rain as snow। यानी कि पानी इकट्ठा होगा, मतलब पानी की भाप बन करके यहाँ बादल बनेंगे और फिर वो रेन और स्नोफॉल के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। दिस वाटर अगेन गेट्स कलेक्टेड इन वाटर बॉडीज। और वापस क्या होगा बच्चों, ये पानी वाटर बॉडीज में कलेक्ट होगा एंड इज अगेन एवेपोरेटेड। और ये फिर से यही प्रक्रिया दोहराती रहेंगे। इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किस तरीके से पानी का बंटवारा किया गया है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। ऑन द अर्थ मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आर फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो दक्षिण हेमिस्फीयर है वहां पर ज्यादा पानी का हिस्सा इकट्ठा हुआ है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द वाटरी हेमिस्फीयर, इसलिए इसको वाटरी हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। आवर अर्थ हैज 4 मेजर ओशंस। द पैसिफिक ओशंस, जो सबसे पहले पैसिफिक ओशन होगा, अटलांटिक ओशन होगा, इंडियन ओशन होगा और उसके बाद आर्कटिक ओशन होगा। ये 4 महासागर पूरी पृथ्वी पर मापे जाते हैं। अनदर लार्ज वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउदर्न ओशन ऑन द अंटार्कटिक ओशन। अमंग ऑल दीज द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन। जो प्रशांत महासागर है या पैसिफिक ओशन के नाम से हम इसको जानते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Apart from these major water bodies and other water bodies like seas and bays which together contain 97% of total water। जो 97% पानी पृथ्वी का काउंट किया जाता है जिसमें, तो कैसे कैसे होगा वो। आइस कैप्स में 2% होगा, लेक्स एंड रिवर्स में 0.00091% होगा, ग्राउंड वाटर 0.70% होगा, एटमॉस्फेयर में 0.002% होगा, अदर्स पॉन्ड, स्प्रिंग etc में 0.0089% होगा। रेस्ट ऑफ द वाटर वॉल्यूम इज फाउंड इन द ओशंस। और बचा हुआ पानी जो होगा वो ओशंस में होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। ये बच्चों आपका आर्कटिक ओशन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ये हिंद महासागर या भारतीय ओशन जिसे हम बोलते हैं, और ये नॉर्थ पैसिफिक
ओशन है। इस तरीके से लगभग 71% एरिया जो है वो आपका कवर किया हुआ है वाटर बॉडीज ने। वाटर इन ओशंस कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज इट इज सैलाइन इन टेस्ट एंड कंटेन्स डिजोल्व साल्ट्स एंड मिनरल्स, क्योंकि ये आपका खारा पानी होता है, नमक युक्त पानी होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज द सोडियम क्लोराइड और द कॉमन साल्ट। बहुत सा जो मोस्ट ऑफ द साल्ट जो बहुत सा नमक होगा वो या तो कॉमन साल्ट होगा और सोडियम क्लोराइड उसमें होगा। द एस्टिमेशन इज दैट एवरी 1000 of ocean water has 35 gram of dissolved salt, thus the average salinity being 35 per 1000. The amount of salinity varies from one part of the ocean to the another part of same ocean. नमक के खारे पानी की जो परसेंटेज है वो आपका पर्टिकुलर स्थान टू स्थान वेरी करती है बच्चों, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, क्या सर्कुलेशन है? द ओशन वाटर आर नेवर स्टिल, कभी भी एक जगह नहीं रुक सकता। देयर मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेव्स, उनका जो मूवमेंट है वो वेव्स, लहरों, टाइड्स, ज्वार्स और करंट्स प्रवाह के आधार पर काउंट किया जाता है। क्या क्या कारण है इसके? द मूवमेंट इज इन ओशन वाटर अकर्स ड्यू टू 3 रीजन, 3 कारणों से होता है। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी में सांद्रता या जिसे हम खारापन बोलते हैं, एंड प्रिवेलविंग विंड्स और चलने वाली हवाएं। वेरिंग डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर आल्सो कॉजेज मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। चलिए तो सबसे पहले तीनों को हम स्टडी करेंगे और पहले हम देखेंगे सबसे पहले वेव्स। वेव्स, frequent rise and fall of the surface water in the ocean is called a wave. frequent rise जो rise की frequency है and fall of surface water यानी कि पानी का उठना और गिरना क्या कहलाता है बच्चों? तरंग कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ, ये थोड़ा सा शॉर्ट वे में होगा। Formation of waves is caused by the wind action. Wind pushes the surface water upwards and downwards. Waves travel in the direction of the wind and the height of the waves also depend upon the intensity of the winds blowing. Earthquake under the ocean can form waves which are gained in size and destructive in nature. Such waves are called सुनामीज वेव्स, यानी कि एक बड़े स्तर पर पानी का ऊपर उठना वो आपका सुनामी वेव्स के नाम से जाना जाता है। These waves are destructive due to great speed and height which can be as high as 20 मीटर to 30 मीटर, यानी कि जिसकी ऊंचाई 20 से 30 मीटर के आसपास हो सकती है। सुनामी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, जो द हार्बर वेव्स के नाम से जाना जाता है। द सुनामी वेव्स can travel at the speed of 500 km to 1000 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड हो सकती है 500 किलोमीटर से बच्चों 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। एज दे एंटर द शैलो वाटर, जैसे ही वो शैलो वाटर में एंटर करते हैं, द स्पीड ऑफ द वेव्स डिक्रीजेज, वेव्स की स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। एंड देयर हाइट इंक्रीजेज, और हाइट उनकी ऊपर बढ़ने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। द सुनामीज वेव्स अपीयर्स एज ए वॉल ऑफ वाटर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कोस्ट। दीज वेव्स डिस्ट्रॉय एनीथिंग विच कम्स इन देयर वे। Even the large ships are pushed and inverted by the tsunami waves. The cause of a great deal of loss be it property of life, यानी कि सुनामी का आना हमारे मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। भारत भी इससे प्रभावित रहा। 2004 में जो सुनामी आई थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 का ये समय था। देयर वॉज ए सेवर अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा, इंडोनेशिया। सुमात्रा और इंडोनेशिया के आसपास के उत्तरी क्षेत्र में बच्चों कुछ अर्थक्वेक आने लगे। द अर्थक्वेक मेजर्ड 9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल एंड वाज फॉलोड बाय aftershocks ranging from 6.3 to 7 in severity in a zone 1000 km north to the Andaman Islands, यानी कि 6.3 से 7.0 तक के आप इसकी रेंजिंग माप सकते हैं जो अंडमान निकोबार के पास थी। द अंडर वाटर अर्थक्वेक गेव वे टू ए पावरफुल सुनामी। जो अंडर वाटर अर्थक्वेक था उसने एक पावरफुल सुनामी को जन्म दिया।
रास्ता दिया। द वेव्स ट्रेवल्ड क्विकली अंडर द ओशंस, जो वेव्स थी वो ओशंस में चलने लगी। बिल्डिंग ए वॉल ऑफ वाटर अप टू 10 मीटर हाई horizontally and several yards vertically when it reached the shallow coastal waters and caused massive destruction when it hit land and ran with speed more than 600 miles 1000 किलोमीटर, और लगभग 1000 किलोमीटर की गति से ये बच्चों आगे बढ़ने लगी। विदाउट एन इफेक्टिव वार्निंग, बिना किसी प्रभावशाली वार्निंग के, सिस्टम एंड डिजास्टर प्लान, मैनी पीपल डिड नॉट नो टू मूव क्विकली टू हायर ग्राउंड टू एस्केप द वेव एंड इट्स लोड ऑफ डेबरिस, और मतलब जो पीपल थे आसपास के वो बड़ी आसानी से आपका एक सेफ जगह पर नहीं पहुंच पाए। एट सम प्लेसेस द सी रिएक्टेड फॉर hundreds of meters before the wave rushed in. Curious people looking at this strange occurrence from the beaches did not recognize this as a sign of danger and as a result were killed by the tsunamis। यानी कि बहुत से लोग इस सुनामी के कारण मारे गए। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, सुनामी की एक फोटो भी आपके सामने लगी हुई है, कितनी बड़े स्तर पर जान माल को इसने क्षति पहुंचाई। द Tsunamis caused excessive damage, बहुत बड़े लेवल पर हानि हुई। The death toll was put at roughly 1,87,000 with nearly 43,000 missing। लगभग 1,87,000 लोगों की इसके कारण मृत्यु हुई और लगभग 43,000 लोग क्या हुए बच्चों, बेघर हो गए। Many hundreds of thousands, हजारों लोग घायल हुए। Suffering ट्रोमा से पीड़ित हुए। एंड द ग्रीफ ऑफ लॉजिंग फैमिली मेंबर्स देयर होम्स एंड देयर लिवलीहुड, और हजारों लोगों ने अपने घर के सदस्यों को, अपने घर को, अपनी लिवलीहुड को, अपनी आजीविका को खो दिया। आगे बढ़ते हैं। दिस सुनामी हिट एरिया वाज threatened by spreading of deadly disease due to contaminated waters in taps. A great damage was also caused to the nearby forests, coastal wetlands, mangroves and groundwater table। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइड्स जिनको जाना जाता है ज्वार के नाम से। एवरी डे एट रेगुलर इंटरवल्स, प्रत्येक दिन एक निश्चित समयांतराल पर, द सी वाटर राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस, यानी कि जो समुद्र का पानी है दिन में वो 2 बार उठता है और 2 बार ही गिरता है। दिस फेनोमेनन ऑफ अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। इसी पानी के ऊपर उठने गिरने को हम टाइड्स के नाम से जानते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ द सी वाटर राइजेस इट इज कॉल्ड हाई टाइड एंड व्हेन लेवल फॉल्स इट इज कॉल्ड लो टाइड, यानी कि जब ये ऊपर उठता है तो हाई टाइड और जब थोड़ा सा कम होगा तो इसे लो टाइड के नाम से जानते हैं। द रीजन फॉर टाइड फॉर्मेशन इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, जो आपका सूरज से लगने वाले फोर्सेस के कारण ये आपका क्रिएट होता है। द हाई टाइड एंड द लो टाइड डू नॉट हैव द सेम हाइट एवरी डे, इसकी जो हाइट होगी वो प्रत्येक दिन बराबर नहीं होगी। द पोजीशन ऑफ द मून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द वेव्स इन ओशंस, जो पोजीशन होगी मून की वो रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर द हाइट ऑफ द वेव्स इन ओशंस में, समुद्र में। एज मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, यदि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के ज्यादा क्लोज होगा, इट एक्सर्ट्स ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ कॉजिंग वाटर टू राइज, यानी कि चंद्रमा जब भी पृथ्वी के ज्यादा निकट होगा बच्चों तो क्या होगा, वो ज्यादा फोर्सेस वो लगाएगा। टू इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ द मून डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टाइड, टाइड की हाइट डिटरमाइन करने में 2 महत्वपूर्ण पोजीशन मून की निश्चित होती हैं। ऑन द फुल मून डे एंड न्यू मून द सन द मून एंड द अर्थ आर ऑलमोस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, द सन एंड द मून एक्सर्ट कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल्स, तो सन जो है या सूर्य और चंद्रमा जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, बना देते हैं। दस द हाई टाइड्स आर द हाईएस्ट एंड द लो टाइड्स आर द लोएस्ट, दिस कॉल स्प्रिंग टाइड्स, और इसी को हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द हाफ मून डे
हाफ मून डे के दिन द सन एंड द मून मेक ए राइट एंगल टू द अर्थ। हाफ मून डे के दिन द सन एंड द मून मेक ए राइट एंगल ऑन द अर्थ, एक राइट एंगल बनाते हैं अर्थ के साथ। दस द सन एंड द मून टेंड टू काउंटर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ईच अदर, और तीनों एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। दिस रिजल्ट इन वेरी स्मॉल हाई एंड लो टाइड एंड दिस इज कॉल्ड द नीप टाइड, और इसी को हम नीप टाइड के नाम में जानते हैं। आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, और इसी फोर्सेस के कारण जो टाइड क्रिएट होगा, जो अर्थ क्रिएट होगा, उसे ही हम नीप टाइड के नाम से जानते हैं। द टाइड्स आर वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन। टाइड्स जो हैं वो वेरी यूजफुल होते हैं नेविगेशन के लिए। दे आल्सो हेल्पफुल इन क्लियरिंग द सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स बाय द रिवर्स ऑन देयर बेड्स एंड दस आर हेल्पफुल इन डेस्टिनेशन ऑफ हार्बर्स, जो आपका रिवर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और जो बंदरगाह हैं, जो हार्बर्स हैं आपका, उनकी डेजिनेशन के लिए भी वो हेल्पफुल होंगे। हाई टाइड इज आल्सो हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग द कॉमन साल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर एज द हाई टाइड स्प्रेड द सैलाइन वाटर इन लो लाइंग कोस्टल एरियाज। दीज टाइड्स आर आल्सो वेरी हेल्पफुल इन फिशिंग ट्रेड, यानी कि ये जो ट्रेड है ये आपके मछली पकड़ने में भी काफ़ी सहायक होंगे। एज इट इज़ ईजी टू कैच द फिश आफ्टर हाई टाइड, जैसे ही पानी ऊपर आएगा बच्चों, क्या होगा, इसका मछलियाँ भी इसमें ऊपर आएंगी और बड़ी इजीली हम उन्हें कैच कर सकेंगे। द हाई टाइड ब्रिंग्स विद इन द फिश टू द कोस्टल एरिया। सम कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड टू यूटिलाइज द एनर्जी जनरेटेड बाय द टाइड्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी, और इसी को हम टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। बहुत से देश जो है बच्चों इसके आधार पर या इसके माध्यम से एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या है? As we know, the water of the ocean keeps on moving. It moves in horizontal fashion as well from one part of the ocean to the other in a definite direction. This is called ocean current. इसी को हम ओशन करंट के नाम से जानते हैं। ओशन करंट्स occur basically due to the following reasons: डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवा है उनकी जो दिशाएं हैं, किस दिशा में चल रही है। वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो पानी में डेंसिटी है वो। वेरिएशन ओशन टेम्परेचर, वेरिएशन जो कर रहा है टेम्परेचर ओशंस का। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का घूमना। शेप एंड द पोजिशन ऑफ द कोस्ट, जो शेप है या तट की या जो कोस्ट पोजिशन है। आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द prevailing winds. Most of the time the direction of the ocean current is clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. जो आपका डायरेक्शन होंगी ओशन करंट इज क्लॉकवाइज, जो ओशन करंट में वो क्लॉकवाइज होंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होंगी बच्चों साउदर्न हेमिस्फीयर में। Currents in the ocean are mostly narrow and move with a speed of 3 km to 10 km per hour, but in some areas the currents are very broad and are called a drift. कुछ एरिया में जो ये प्रवाह होगा वो 3 से 10 किलोमीटर के बीच होगा, लेकिन कुछ एरिया में ये चेंजेस भी होगा। On the basis of the temperature, the ocean currents can be warm currents and cool current. जो ocean current होगा वो गर्म और ठंडा होगा। The warm currents move from the equatorial region towards the poles. जो धाराएं होंगी वो, जो गर्म धारा होगी वो विषुवत रेखा से पोल की तरफ चलेगी, और ठंडी धारा वो होगी जो पोल से कहाँ तक चलेगी बच्चों, आपका विषुवत रेखा तक चलेगी। द कोल्ड करंट्स मूव फ्रॉम द पोल्स टू द ट्रॉपिक्स ऑफ टू और लोअर लैटिट्यूड्स। वार्म करंट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड। जो वार्म करंट्स हैं, गर्म धाराएं हैं, वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाती हैं। वाइल द कूल करंट्स लोअर द टेम्परेचर ऑफ द लैंड वेयर दे फ्लो। और जो ठंडी धाराएं होंगी वो पृथ्वी के टेम्परेचर को कम करेंगी। द प्लेस वेयर कूल एंड वार्म करंट्स मीट्स, और जहां भी ये दोनों धाराएं ठंडी और गर्म जलधाराएं एक साथ मिलती हैं, ए डेंस फॉग अपीयर्स अफेक्टिंग द विजिबिलिटी बैडली। और यहाँ पर अच्छे लेवल का एक फॉग क्रिएट हो जाता है, धुआं मतलब आप फॉग कह सकते हैं, कोहरा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण दिखाई देना
काफ़ी इफेक्टेड होता है। दीज एरियाज आर द बेस्ट फील्ड फॉर फिशिंग, और ये जो एरिया होगा वो फिश पकड़ने के लिए बहुत अच्छा एरिया होगा, और इसीलिए पूरी दुनिया में एक जगह है न्यू फाउंडलैंड एंड जापान आर गुड ग्राउंड्स फॉर फिशिंग। इसलिए न्यू फाउंडलैंड और जापान जो है वो अच्छे ग्राउंड्स हैं फिशिंग के लिए। करंट्स आर आल्सो गुड फॉर नेविगेशन एज शिप सेलिंग अलोंग ओशन करंट्स मूव फास्टर। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।